सामान्य नागरिकता संहिता लागू होने की हलचल तेज। एक्सपर्ट कमेटी की आज होगी महत्वपूर्ण बैठक। समिति 15 जुलाई तक राज्य सरकार को सौंप सकती है ड्राफ्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ पट्टी का किया औचक निरीक्षण। दूसरे राज्यों से आए कांवड़ियों से लिया फीडबैक। अफसरों को दिए जरूरी निर्देश। टिहरी गढ़वाल की खाई में गिरा वाहन, 5 यात्रियों को बचवाया गया सुरक्षित। 6 लोगों की तलाश जारी। गुलदार हमले में घायल महिला के घर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल। घायल महिला का अजवाना हाल, वन विभाग के अधिकारियों को दिए मदद के निर्देश। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाली बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं देहरादून से। आपको बता दें, वहां यूसीसी को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों की समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक इसको लेकर होगी। 15 जुलाई तक समिति राज्य सरकार को ड्राफ्ट सौंप सकती है। समिति की रिपोर्ट मिलते ही सरकार संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करेगी। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सामान्य नागरिकता संहिता पर हलचल जो है लगातार तेज होती चली आ रही है। विशेषज्ञों की समिति की आज इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि 15 जुलाई तक समिति राज्य सरकार को ड्राफ्ट इसको लेकर सौंप सकती है। समिति की रिपोर्ट मिलते ही सरकार संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने वाली है। तो देखिए, पूरे देश की अगर हम बात करें तो यूसीसी को लेकर लगातार जो है हलचलें तेज होती हुई नजर आ रही है। कुछ इस कड़ी में हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई। विशेषज्ञों की समिति की आज बैठक होगी महत्वपूर्ण यूसीसी को लेकर। 15 जुलाई तक समिति राज्य सरकार को ड्राफ्ट सौंप सकती है। समिति की रिपोर्ट मिलते ही सरकार संवैधानिक प्रक्रिया जो है इसको लेकर शुरू कर देगी। आपको बता दें कि जो यूसीसी का मुद्दा है पूरे देश में फिलहाल गरमाया हुआ है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो जल्द ही ये कानून लागू होने वाला है उत्तराखंड में। इसको लेकर अब एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों की समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक ये रहने वाली है। और अगर बैठक की हम बात करें तो 15 जुलाई तक समिति राज्य सरकार को बैठक के बाद ड्राफ्ट भी सौंप सकती है। तो देखिए, यूसीसी को लेकर लगातार चर्चा जो है उत्तराखंड में की जा रही है। हमने पहले भी देखा, कई बयानबाजियां भी इसको लेकर सामने आई थी। अब विशेषज्ञों की समिति की आज बैठक होने वाली है। काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को बताया जा रहा है। और बता दें कि बैठक के बाद शायद संभावना ऐसे जताई जा रही है कि 15 जुलाई तक जो समिति है राज्य सरकार को ड्राफ्ट सौंप सकती है। तो उत्तराखंड में जल्द ही अब यूसीसी लागू होगा, इसको लेकर पहले भी बयान आ चुके हैं और इसी कड़ी में लगातार कार्य किया जा रहा था, चर्चाएं की जा रही थी, मंथन इसको लेकर किया जा रहा था। और आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों की समिति की ये बैठक रहेगी और 15 जुलाई तक समिति राज्य सरकार को ड्राफ्ट भी इसको लेकर सौंप सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। समिति की रिपोर्ट मिलते ही सरकार संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने वाली है। तो देखिए, समिति की रिपोर्ट मिलते ही संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देगी राज्य सरकार। और देखा जाए तो लगातार जो है यूसीसी को लेकर चर्चाएं भी जारी है। चलिए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता विनय सूद हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जाए तो यूसीसी को लेकर लगातार चर्चाएं उत्तराखंड में की जा रही है। आज काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है इसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए आज की जो बैठक है वो एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि यूसीसी को लेकर के जो इस समय का जो माहौल है वो पूरी तरीके से उत्तराखंड में गर्म है। और यूसीसी की जो बैठक है आज यहाँ पर होने वाली है, जिसके लेकर के जो है सरकार ने यहाँ पर पहले ही यहाँ पर सीएम ने बयान दिया है कि जो भी यूसीसी की बैठक में होगा उस पर जो है यहाँ पर संवैधानिक तरीके से जो है यहाँ पर उसकी शुरुआत की जाएगी। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ लग रहा है आपको खास, क्या कुछ अहम चर्चा इस बैठक में हो सकती है? बताया जा रहा है कि बैठक के बाद शायद 15 जुलाई तक समिति राज्य सरकार को उसका ड्राफ्ट भी सौंप सकती है।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये जो बैठक होने जा रही है ये यूसीसी की समिति जो है वो एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो यहाँ पर करने जा रही है, और 15 जुलाई तक जो है यहाँ पर सरकार को रिपोर्ट सौंपने की जो रही है, ऐसा यहाँ पर सूत्रों द्वारा जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो यूसीसी की जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण है, और सरकार इसमें पहले भी जो है यहाँ पर बयान जो है अपना जारी कर चुकी है कि जो भी इस बीच में यहाँ पर जो भी होता है उसमें इसमें जो है जो भी आदेश आता है वो यहाँ पर जारी किया जाएगा, क्योंकि ड्राफ्ट जो तैयार होना है उसके बाद ही आगे की जो संवैधानिक इसमें शुरुआत है वो यहाँ पर की जाएगी। जी बिल्कुल, मैंने देखा जाए तो काफी लंबे समय से चर्चाएं अब की जा रही है। देखने वाली बात होगी बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रतापनगर क्षेत्र के लंब गांव बाजार पहुंचे, जहां क्षेत्र के लोगों ने मंत्री सुबोध उनियाल का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। बता दें कि नगर पंचायत लंबा गांव के भवन स्वामियों की वर्षों पुरानी मालिकाना हक की मांग को लेकर व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष केशव रावत, वर्तमान अध्यक्ष युद्धवीर सिंह राणा ने मंत्री सुबोध उनियाल से मालिकाना हक दिलाने की मांग की, साथ ही ज्ञापन भी दिया। वहीं मंत्री उनियाल ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर ही एसडीएम को बुलाकर मामले की जानकारी ली और सकारात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। वहीं नगरवासियों ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का आभार जताया और उम्मीद जताई कि बहुत जल्द सितारगंज की तर्ज पर नगर पंचायत लमगांव में भवन स्वामियों को भी मालिकाना हक दिया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस 27 जुलाई से पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में न्याय सद्भावना यात्रा निकालने जा रही है। आपको बता दें कि यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस से प्रदेश मुख्यालय में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में ये तमाम जो पदाधिकारी है वो शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि भाजपा नैरेटिव सर्च करने के लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को मूल मुद्दों से भटका रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी 17 जुलाई से 23 जुलाई तक पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में न्याय सद्भावना यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और उत्तराखंड के मान सम्मान की रक्षा करने की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी जहां नैरेटिव सेट करने के लिए लैंड जिहाद और लैंड जिहाद के साथ साथ कभी लव जिहाद इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से हटाना चाहता है, हम स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हम अंकिता के मर्डर केस से लेके और उत्तराखंडियत में उत्तराखंड के लोगों के खून के उबाल के लिए जाने वाले हैं। हमारी उत्तराखंड की बेटी का बलात्कार, हमारी उत्तराखंड की बेटी का चीरहरण, उसकी हत्या, और उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं। हमारा काम है कि हम लोगों को उनके मूलभूत जो आवश्यकता है उन पर ले जाए। हमारा पूरा इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपनी अस्मिता की लड़ाई को लड़ें, हमारी बेटियों की लड़ाई को लड़ें। हरिद्वार में लगातार तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। भील सेक्टर 4 में घर में सो रहे पालतू कुत्ते को तेंदुए ने अपना निवाला बना लिया। पूरी वारदात घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि देर रात घर से पालतू कुत्ता गायब होने के बाद पड़ोस में खोजबीन की गई तो घर के सामने लगे एक अन्य सीसीटीवी कैमरे में देर रात घर के पालतू कुत्ते को तेंदुआ मुंह में दबाकर ले जाता हुआ नजर आया, जिसके बाद तेंदुए की दस्तक से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय नागरिक अब रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। बता दें वन विभाग की कोशिशें नाकाम नजर आ रही है। लाख कोशिशों के बाद भी वन विभाग रिहायशी इलाकों से जानवरों की घुसपैठ को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। चंपावत टनकपुर एनएच में भारी बारिश के चलते धोन और सवाला के बीच भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके चलते एनएच बंद हो गया। आपको बता दें कि एनएच बंद होने से घंटों सैकड़ों यात्री और वाहन फंस गए, जिस कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि एनएच के द्वारा मशीनों की मदद से सड़क को खोलने के प्रयास किए गए। बता दें कि एनएच बंद होने से चंपावत और लोहाघाट में होने जा रही स्नातक स्तरीय परीक्षा देने आ रहे छात्र छात्राएं भी फंस गए। वहीं वाहन चालकों ने कहा कि इस स्थान में सड़क में काफी ज्यादा मात्रा में कीचड़ हो गई है, जिसमें छोटे वाहनों का निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। वाहन चालकों ने प्रशासन से इस स्थान से
सड़क से कीचड़ को साफ करने की मांग की है। वहीं एनएच बंद होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बारिश के कारण टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर 100 रुपए से 200 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, जिस कारण जनता का टमाटर लेना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब आम जनता को राहत मिलना शुरू हो गई है। देहरादून की निरंजनपुर मंडी में टमाटर के 5 काउंटर लगाए गए हैं। इन काउंटर पर 50 रुपए से 70 रुपए किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं। वहीं इन काउंटर में अधिक से अधिक 2 किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं और काउंटर में आने वाले ग्राहकों के नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे जा रहे हैं, जिससे सस्ते टमाटर लेकर फुटकर दुकानदार कालाबाजारी ना कर सके। साथ ही लोग काउंटर पर सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक टमाटर खरीदी कर सकते हैं और टमाटर के दाम उसकी गुणवत्ता पर तय किए गए हैं। बरसात के कारण आपको पता है कि टमाटर के जो रेट हैं बहुत हाइक हो गए हैं। बारिश के कारण फसल भी काफ़ी बर्बाद हो चुकी है। और जो हमारे उत्तराखंड का टमाटर बेसिकली जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून का क्षेत्र है, जैसे चक्रवाता और नेटपाड़ वगैरह, वहीं से हमारे यहाँ टमाटर आता है। बाहर से इस समय लगभग टमाटर बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर आ रहा है, क्योंकि नासिक, महाराष्ट्र और बेंगलोर में काफ़ी मात्रा में बारिश हो गई, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। कि टमाटर की कम मात्रा के कारण क्या हो रहा है कि रेट उसके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे कृषि मंत्री और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप इसके मंडियों में काउंटर लगाएं, रिटेल काउंटर स्थापित किए। तो इसी को लेकर हम लोगों ने पूरे देहरादून, ऋषिकेश और अदर मंडियों में भी हमने डायरेक्शन भी दिए थे और स्वयं हमने खुद भी बैठक की। निर्णय लिया गया कि हम जो है टमाटर के थोक रेट पे ही रिटेल काउंटर मंडी में खोलेंगे और उसमें जो रेट हमने 50 रुपये से लेकर 70 रुपये किलो पर केजी रखा है। और इसमें कंडीशन ये भी रखी है कि कोई भी आम उपभोक्ता 2 किलो से ज़्यादा टमाटर नहीं ले जाएगा। रामनगर में खेत की मेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। वहीं एक महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में मृतक महिला के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। कल बासीटीला में 2 मतलब गुटों में संघर्ष हो गया था मेडिको विवाद को लेके। इस संबंध में एक महिला पार्वती देवी की इलाज के दौरान डेथ हो गई थी और पार्वती देवी के बेटे की तरफ से एक अभियोग पंजीकृत किया गया था थाने में और उसमें हमारे द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति एक पुष्ट समाधान योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब हमने सहकारिता विभाग से लिए गए ऋण के लिए OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लागू किया, जिससे कि मृतकों के परिजन एकमुश्त राशि जमा कर स्कीम का लाभ उठा सके। जो कि बकायेदार यह राशि जमा करेगा उनके लिए ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी। अभी तक सहकारिता विभाग में जो मृतक बकायेदार रहे हैं उनकी संख्या लगभग 31 लाख है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार सहकारिता विभाग जो है अपने बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों में वन टाइम सेटलमेंट एक योजना लॉन्च करने जा रहा है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और देश के माननीय सहकारिता मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अब सहकारिता विभाग जो है पूरे देश का विभाग हो गया है। उत्तराखंड सहकारिता विभाग जो है एक वन टाइम सेटलमेंट योजना आज लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें कि सहकारिता विभाग जब से बना है उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड राज्य तक लगभग 31,221 जो हमारे परिवार हैं मृतक, जिनके के घर से किसी ने भी हमारी सोसाइटी से ऋण लिया और उनकी डेथ हो गई है। उनका जो पैसा है वहाँ उनका कोई भी जो है रिश्तेदार हो चाहे जिसने भी उनके साथ वहाँ पे अपनी ज़मीन मोर्टगेज की हो, वो अब वहाँ पे है नहीं। तो यह हर साल पाना दिखाया जाता था। अब हम ये कर रहे हैं कि जो भी मृतक किसान है जिसने कि सोसाइटी से ऋण लिया है, उनका कोई भी जो है रिश्तेदार अगर मूलधन दे दे तो हम उनका 100% ब्याज मुक्त कर रहे हैं।
हरिद्वार में इस समय तरह तरह की कावड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में एक भव्य कावड़ भी देखने को मिली। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को देखकर भगवान राम के नाम की हुई हरिद्वार में एक कावड़ देखने को मिली। इसी को लेकर कावड़ियों से IND24 के संवाददाता धर्मराज ने खास बातचीत की। इस समय हम मौजूद है हरिद्वार के कावड़ रेल पटरी पे। अगर हम बात करें कहीं ना कहीं कावड़ की यह वह पटरी है जहां से स्वास्थ्य विभाग का शिविर लगा हुआ है और यहाँ से कावड़िए अपनी जो समस्या है उन छालों को दूर करने के लिए यहाँ एक नीले कलर का बुक दिया है। इनसे इस छालों में अपने पैर कहीं ना कहीं डुबोकर अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। हाँ राहुल, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से, संगम ब्यास। तो आज हरिद्वार गंगा जल लेके अपने कर्तव्य की तरफ निकले, कैसा लग रहा है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम आपसे बात करें तो आप इस बार कौन सी बार आए हैं? ये मेरी चौथी कावड़ है। तो कहीं ना कहीं अपनी आस्थाओं के साथ आप हरिद्वार पहुंचते हैं, किस तरह से आपको महसूस देता है और आपकी जो मनोकामना है कैसे पूर्ण होती है? हमारी जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से हम जाते हैं, बहुत दिल को खुशी मिलती है। हमारे घर वाले देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जोर जोर से नारे लग रहे थे और भोले अपने रंग में मगन हैं। यहाँ पे शिविर कैंप लगा हुआ है। किस तरह से यहाँ की जो भोलों की जो सुविधा है, जो समस्या है, कैसे दूर हो रही है? जो भी भोलों को दिक्कत है, जैसे दूर से चलने की वजह से उनके दर्द है तो उनकी गोलियां हैं, चोट लग रही है भोलों को आजकल बहुत ज्यादा, तो उसकी पट्टी है हमारे पास। और कोई भी इमरजेंसी का केस है जैसे, तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब सुविधा हम दे रहे हैं। अगर सुविधा की बात करें, आपने कहा ऑक्सीजन सुविधा, और इस समय कहीं ना कहीं बरसात के बाद मलेरिया के बहुत सारे लक्षण थे। इस तरह से कोई मामला आया है आपको? नहीं, अभी तक ये नहीं आया। और सुविधा जैसे कि लगातार भोलों की सेवाओं में लगी है, तो ऐसे कितने कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे हर 3-4 किलोमीटर में स्वास्थ्य विभाग का कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे भोलों के लिए 24 घंटे की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। कहीं ना कहीं साफ तौर पे इनका यह कहना है कि हर 3 से 4 किलोमीटर पर एक स्वास्थ्य कैंप लगा है और ऐसे में भोलों की सुविधा के लिए आप देख सकते हैं यह वह कैंप है। हर कुछ ही दूरी पर ऐसे कैंप आपको दिखेंगे। हरिद्वार में लगातार ऐसे कैंप थोड़ी थोड़ी दूरी पर दिखेंगे। हरिद्वार में कुछ युवाओं को भीख मांगना भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि कुछ युवक युवतियां दुकानों पर जाकर भीख मांग रहे थे। युवाओं की गतिविधि संदिग्ध लगने पर स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और काफी हंगामा किया। हंगामे की सूचना पुलिस को भी दी गई, हालांकि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हंगामे के बाद युवाओं ने दावा किया कि वे एक्टिंग स्कूल चलाते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए भीख मांगने का सीन शूट कर रहे थे। वहीं मौके पर हंगामा देख वीडियो बना रहे लोगों ने माफी मांगकर अपना पीछा छुड़ाया और लोगों से भीख के रूप में लिए गए पैसे भी वापस कर दिए। हम कभी कभी अपने छात्रों का प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ नज़दीक के एरिया के पारसा साहब के यहाँ के लड़के थे, तो उनको लेके हम लोग जो सिक्योरिटी के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ हम लोगों ने प्रैक्टिकल कर रहे थे हम लोग। तो ये लोग आ गए, फिर इनको हमने बताया, हमने कहा हमारा गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए उत्तराखंड का बेस्ट एक्टिंग स्कूल है। हमने ये सीन शूट किया कि भीख जो है किस तरीके से मांगी जाती है, उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किस तरीके से होता है। तो जो हमने करेक्शन किया वो अभी हमने दान भी कर दिया है और भी हम अपनी तरफ से 1000-2000 रुपये जो गरीब लोग हैं उनको देके जाते हैं। अपने स्कूटर से यहाँ से निकल रहा था तो इन बच्चों को कुछ बैगिंग स्टाइल में हम लोगों ने यहाँ पे मांगते हुए देखा। काफ़ी लोगों ने इन लोगों की हेल्प भी करी, लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल यहाँ गर्म आया। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए इन दोनों बेटियों को देख के, जो एक आजकल के यूथ को शायद इन चीज़ों का पता नहीं है। पॉपुलर होने के लिए ये लोग फेसबुक पे आना है, यूट्यूब पे हमें अपने आप को वायरल करना है। मैं इनसे ये कह रहा था कि अगर आप कोई सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, जो पुलिस है, या तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके आप इस चीज़ को करें, क्योंकि आप भी किसी घर की बेटियाँ कल को आपके पेरेंट्स के लिए ये एम्बैरेसिंग हो। चंपावत में पशुओं में फैले लंपी वायरस का असर धान की रोपाई पर भी पड़ रहा है। बता दें कि लोहाघाट ब्लॉक के सुल्ला गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि त्रिलोक सिंह ने बताया कि लंपी वायरस के कारण क्षेत्र के कई ग्रामीणों के बैलों की मौत हो गई थी, तो कई बैल बीमार पड़ गए थे, जिस कारण इस बार धान की रोपाई देरी से शुरू हुई है। त्रिलोक सिंह ने सरकार व प्रशासन से क्षेत्र के किसानों को उनके जानवरों की मौत का मुआवजा देने की मांग की है, ताकि किसान फिर से बैल खरीद कर खेती को सुचारू रूप से चला सके।
हमारे नेपाल सीमा से लगे हुए गांव ग्राम पंचायत सुल्ला में 1 महीने लेट से धान की रुपाई का मुख्य कारण रहा इस बार लंपी वायरस। जो लंपी वायरस के कारण कई किसान भाइयों के बैलों की मृत्यु भी हुई है गांव में, और कई किसान भाई अभी तक अपने खेत जोत नहीं पाए। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और हमारा जिला अधिकारी महोदय से निवेदन है कि आप इस विषय को संज्ञान में लेते हुए इसमें किसान भाइयों के हक के लिए उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे कि किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी मिले और किसान भाइयों को कुछ राहत भी मिले, ताकि अपनी वो लोग फिर भी खेती के जरिए आजीविका चला। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड की मासिक बैठक हुई। बैठक में गंगा सभा रजिस्टर्ड के महामंत्री, जिलाधिकारी सहित जनपद के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में श्री गंगा को लेकर कई अहम मुद्दों पर बात की गई। गंगा जी में श्रद्धालु पूजा सामग्री का सामान डाल देते हैं, जिससे गंगा दूषित हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि कुछ लोग खंडित मूर्ति गंगा के किनारे रख देते हैं, जिस कारण खंडित मूर्ति पैरों में आती है। बैठक में तय किया गया कि इसके लिए भी कोई एक स्थान चिन्हित किया जाएगा, ताकि आस्था भी बनी रहे और खंडित मूर्ति पैरों में भी ना आए। की बैठक होती है और गंगा जी और गंगा तटों से जो जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण विषय हैं उनको चर्चा किया जाता है। आज कुछ विषय बहुत महत्वपूर्ण आए, जैसे कि एक विषय यह आया कि जो गंगा पुलों से बहुत सारी जो हवन सामग्री, पूजा सामग्री गंगा जी में देखी जाती है, बहुत से लोग अपने पॉलिथीन में सामान भर के बेचते हैं। तो उसके लिए प्रोटेक्शन जाल की तरह जैसे कुछ पुलों पर लगा हुआ उसको सारे में लगाया जाए, उस पर एक सरकार की सहमति हुई और उसके लिए कहा गया कि उसके लिए एक एस्टिमेट तैयार किया जाए और उससे फंड रिलीज किया जाए। और खंडित मूर्तियों के विषय में भी बातचीत आई कि बहुत सारे लोग खंडित मूर्तियाँ गंगा जी के तटों पर रख देते हैं, जो पैरों में आती है, आस्थाएँ प्रभावित होती हैं। उनके लिए भी एक स्थान नियत कर दिया जाए, जिससे कि आस्था भी बनी रहे और ये एक तरह से जो खंडित मूर्तियों का निस्तारण है वो भी होता है। उसके लिए स्थान चिन्हीकरण के लिए आवश्यकता बातचीत हुई है। और जो नाले जिनसे एसटीपी लग जाने के बावजूद ओवरफ्लो हो रहा है, उसका टेक्निकल सर्वे करने की बात हुई। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी की बैठक है। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं, 9 डिपार्टमेंट होते हैं, पूर्व में जो निर्णय लिए गए हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है या किया गया या नहीं किया गया, इन चीज़ों को लेकर आज चर्चा थी। तो पूर्व में जो निर्णय लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसलिए जितने भी कमेटियाँ हमारी बनी हैं उनको निर्देशित किया कि अगली बार जब बैठक में आएंगे तो कंप्लाइंस रिपोर्ट के साथ आएंगे। ये ना हो कि बार बार हमें उसी चीज़ को दोहराना पड़े। जितने भी मेंबर्स लोगों ने शिकायत रखी कि कम से कम उनसे भी उसके संबंध में जानकारी की हो, उसका क्या कार्रवाई है उसको लेकर। इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।